हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कि प्राचीन इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि फिफ्थ सेमेस्टर का है। तो फिफ्थ सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और एवं समाज, यानी कि स्टेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट हिस्ट्री, इस पेपर का नाम है। और ये पेपर एनईपी 2020 पर आधारित है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर, आज हम डिस्कस करेंगे 7 को। इससे पहले हमने यूनिट 1 को, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 और 6 इन सभी को हमने एक एक वीडियो में कंप्लीट डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे, इस पेपर से संबंधित जितनी भी हमने वीडियोस बनाई है उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही व्यवस्थित क्रम में देखने को मिल जाएगी। तो आप वहां से उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 में हमें पढ़ना है कराधान, यानी कि टैक्सेशन क्या है, इसके विषय में डिटेल में अध्ययन करना है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों का इजिली आंसर दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर स्टडी टुडे का लोगो है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टैक्सेशन आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक, इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत में कराधान के सिद्धांत क्या हैं और उनके महत्वपूर्ण कर कौन से हैं, इसके विषय में हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए देखें। प्राचीन भारत में कराधान जो व्यवस्था है राजा और प्रजा के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाती है। ठीक है, ये कर कहाँ पर लगाए जाते हैं? राजा जो होता है वो प्रजा के ऊपर एक टैक्स लगाता है, वही जो होता है कराधान, यानी कि कर होता है एक तरीके से। यह सिर्फ राजस्व संग्रह का माध्यम ही नहीं बल्कि समाज के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। ठीक है, ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, राजस्व संग्रह के माध्यम से जो भी हम टैक्स को एकत्रित करते हैं उस समय, तो उसके माध्यम से समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए भी काम किया जाता था, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था और इससे प्रभावित होता था आर्थिक और सामाजिक, हमारा समाज में आर्थिक और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता रहता था, ये प्रभावित होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कराधान कितना महत्वपूर्ण है। आगे हम और देखते हैं कराधान के सिद्धांत क्या है, उसके विषय में हम देखते हैं। ठीक है, तो प्राचीन विचारक जो थे कर के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन किए थे। कौन कौन से? जैसे कि सिद्धांत कर लगाने, वसूलने और उसमें जो छूट देने के लिए बनाए गए थे नियम। तो अतएव कर के सिद्धांत से अभिप्राय इन तीनों प्रकार के सिद्धांतों के समन्वित योग से ही इनका उल्लेख मिलता है। मतलब कि एक तरीके से कर लगाए जाते हैं, यानी कि कर लगाने का क्या सिद्धांत हो सकता है, कर वसूलने का क्या सिद्धांत है, और साथ ही साथ कर में कभी कभी छूट मिल जाती है। कोई गरीब बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहा है तो कुछ हम कर में छूट देते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इनके क्या सिद्धांत है, ये कैसे काम करते हैं, कौन कौन से क्या सिद्धांत हैं, उसके विषय में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कर लगाने का सिद्धांत। कर लगाने का सिद्धांत क्या था प्राचीन समय में? तो कर लगाने के सिद्धांत के मूलभूत नियम जो थे, जिनके आधार पर सरकारें कर लगाती थी, इन सिद्धांतों का उद्देश्य कर व्यवस्था को न्यायपूर्ण हो, एक तरीके से न्यायपूर्ण हो और कुशल और पारदर्शी बनाना होता है। यानी कि जो भी कर ले रहे हैं, मूल रूप से जो भी सरकार ले रही है अपनी जनता से कर के रूप में, वो कर जो है एक तरीके से न्यायपूर्ण हो, कुशल हो और बहुत ही पारदर्शी हो, बहुत ज्यादा उसमें छल कपट वगैरह ना हो, एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लियर होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, यही चीजें बताई गई है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख कर लगाने के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे कि देखते हैं, आय के अनुसार कर लगाना। तो व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग इनकम होती है लोगों की, तो उनके ऊपर अलग अलग कर लगेगा। कोई ज्यादा अमीर है तो उसके ऊपर ज्यादा लगेगा, कोई गरीब है तो उसके ऊपर टैक्स कम लग गए। तो व्यक्ति की आय जितनी अधिक होगी उससे उतना ही अधिक कर वसूला जाएगा। ये उस समय का एक सिद्धांत था, इस तरीके से वसूला जाता था। ठीक है, तो आय के अनुसार भी वसूला जाता था। क्षमता के अनुसार कर कैसे लगाया जाता था? व्यक्ति की कर देने की क्या क्षमता है, कितना वो दे सकता है, उस क्षमता के अनुसार ही उससे कर वसूला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति से ज्यादा वसूलना, उसकी देने की क्षमता ही नहीं है, वो उतना उगाता ही नहीं है, उतना उसकी इनकम ही नहीं है, तो वो कहां से देगा? तो एक तरीके से उसकी क्षमता से अधिक नहीं हो सकता, दे सकता ना, तो उसकी क्षमता क्या है, उसी के आधार पर हम कर लगाते हैं। लाभ के अनुसार कर, यानी कि व्यक्ति को राज्य से जितने अधिक लाभ मिलते हैं उससे उतने ही अधिक कर वह लेता है। मतलब कि एक तरीके से सरकार अगर आपको कोई लाभ दे रही है, राज्य आपको कोई लाभ दे रही है, तो उसके बदले में वो कर तो लेगी ही ना। तो वही चीज कह दीजिए कि व्यक्ति को जितना लाभ होगा उसी के आधार पर उसको टैक्स भी देना होगा। ठीक है, उपभोग के अनुसार कर, यहाँ पर चौथा जो टाइप है, उपभोग के अनुसार भी टैक्स लगाए जाते हैं। व्यक्ति द्वारा किए गए उपभोग के आधार पर कर लगाया जाता था। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति कितना उपभोग करता है, कितनी सामग्रियों का उपयोग करता है अपने व्यक्तिगत निजी के लिए, तो उसके आधार पर भी उसे पता चलता है कि इसकी देने की क्षमता क्या है, ये सारी चीजें, तो उस पर टैक्स लगते थे। ठीक है, आगे देखते हैं संपत्ति के अनुसार। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है तो उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो फसल वगैरह ज्यादा उत्पादन करता है, तो व्यक्ति की संपत्ति के आधार पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, कौन कौन से देखा कि जो एक तरीके से कर जो है, कर लगाने का सिद्धांत क्या है, हमने देखा कि वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, कुशल होना चाहिए और बहुत ही पारदर्शी होना चाहिए, ये सारी चीजें। और किस तरीके के कर होते हैं, जैसे कि आय के अनुसार हम लगा सकते हैं, किसी व्यक्ति की आय कितनी है, क्षमता के अनुसार उसकी
क्षमता से ज़्यादा नहीं लगा सकते ना। और लाभ के अनुसार उस व्यक्ति को कितना लाभ हो रहा है उसके अनुसार, उपभोग के अनुसार और संपत्ति के अनुसार हम कर को लगाते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम टैक्स को लगाते हैं। आगे हम देखते हैं कर वसूलने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी कि जो कर जो है एक तरीके से टैक्स जो है उसको हम कैसे वसूलते हैं, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, क्या मेथड है, तो उसके विषय में हम देखते हैं। तो कर वसूलने के सिद्धांत बताते हैं कि करों को कैसे और किस आधार पर वसूला जाना चाहिए। ये सिद्धांत कर लगाने के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं, ठीक है। लेकिन इनका फोकस मुख्य रूप से होता है कर वसूलने की प्रक्रिया पर होती है कि कर कैसे हम वसूलें, कर कैसे हम निकालें टैक्स को। कुछ प्रमुख जो कर हैं वसूलने के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जैसे कि निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, जैसे कि करदाता को यह पता होना चाहिए कि उससे कितना और कब कर वसूला जाएगा, ये उसे पता होना चाहिए, तभी तो वो टैक्स को कलेक्ट कर पाएंगे ना। हाँ मैंने एक डेट रख दी, हाँ कि इस डेट तक आपको टैक्स को भर देना है, नहीं तो पेनल्टी वगैरह लगेगी। तो इस तरीके से एक निश्चितता होनी चाहिए कि ना कि हाँ इस तो वही है निश्चितता का सिद्धांत। करदाता को यह पता होना चाहिए कि उससे कितना और कब टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। सुविधा की सिद्धांत, इनकी सुविधा का सिद्धांत, तो टैक्स जो होता है करों का भुगतान करने की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनता को ही बार बार दौड़ना पड़े, जाने पड़े देने इधर उधर, बल्कि टैक्स यानी कि जो टैक्स ले रहे हैं तो उसको कलेक्ट स्वतः वो लोग करें एक तरीके से, तो सुविधाएं दें यानी कि एक तरीके से। तो सुविधा का सिद्धांत भी एक तरीके से महत्वपूर्ण है, जिससे कि टैक्स कलेक्ट करने में बहुत ही सहायता मिलती है। लचीलेपन का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब क्या है, कर व्यवस्था को बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है, ठीक है। अब कोई नहीं दे पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको मार ही डालोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मतलब कि एक लचीलापन होना चाहिए, कहीं ना कहीं छूट मिले, या फिर जो नहीं दे पा रहा है उसको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे वो क्या दिक्कत है, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं बदलाव लाया जा सकते हैं। तो लचीलेपन का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि कर व्यवस्था को बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। कर में छूट कैसे लाएं, तो कर में छूट का अर्थ है कि किसी विशेष व्यक्ति या समूह को कर के भुगतान से आंशिक या पूर्ण रूप से मुक्त कर देना या करना। छूट विभिन्न कारणों से दी जा सकती है, जैसे कि कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक कल्याण के लिए, या फिर एक तरीके से उद्योगों के प्रोत्साहन करना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनको हम कारण को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम देख रहा हूं कि कर जो होता है ना, हमने देखा कर वसूलने के सिद्धांतों में हमने देखा कि कर किस तरीके से वसूला जाए, उसके सिद्धांत क्या क्या है, तो किस तरीके से वसूला जाए तो उसमें कुछ पता होना चाहिए ना। तो निश्चितता का एक सिद्धांत होता है कि हाँ निश्चित डेट होती है कि हाँ इस तक डेट तक आपको कितना देना है, कब तक दे देना। सुविधा होनी चाहिए, टैक्स कलेक्ट करने वाले खुद जाएं उनके पास कलेक्ट करें। लचीलेपन का सिद्धांत भी होना चाहिए, किसी कोई नहीं दे पा रहा है तो उसको समय दिया जाए, या फिर कभी बाढ़ आ गया तो उसको भी ध्यान देना, बदल सके नियम वगैरह। कर में छूट अगर देखा जाए तो कर में तीसरा जो है, कर में छूट कैसे मिलती है, इसका सिद्धांत क्या है, तो कर में छूट का अर्थ है कि किसी विशेष व्यक्ति या समूह को कर के भुगतान से आंशिक या पूर्ण रूप से मुक्त करना। कर विभिन्न कारणों से छूट मतलब कि छूट जो होती है विभिन्न कारणों से दी जाती है, जिसके कारण कई सारे हो सकते हैं, सामाजिक कल्याण, कोई प्रोत्साहन वगैरह, तो ये सारी चीजें जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं रीजन कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है इसमें सामाजिक कारण, सामाजिक कल्याण जो है एक तरीके से सामाजिक कल्याण में गरीबों, विकलांगों, बुजुर्गों आदि को कर छूट दी जाती है, यानी कि वो कर में छूट दे जाती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। ऐसा नहीं है कि आर्थिक तंगी से बेहाल हो जाएं और जीवन ही यापन ना कर पाएं। तो एक तरीके से समाज का भी कल्याण होना चाहिए ना, तो इसलिए समय समय पर छूट दी जाती है सामाजिक कल्याण के लिए, ठीक है। तो गरीबों, विकलांगों, बुजुर्गों आदि को छूट दी जाती है ताकि आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। आगे देखते हैं उद्योगों को प्रोत्साहित करना, उद्योग नए नए लगाए जाएं तब हम टैक्स को एक तरीके से छूट देते हैं ताकि उस सेक्टर में लोग बढ़ें। तो नए उद्योगों को स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों को का विस्तार करने के लिए भी छूट दी जाती है ताकि उस अपने सेक्टर में, उस कंपनी में, उस उद्योग में अच्छा सा वो काफी ज्यादा निवेश कर सकें, ठीक है। और आगे हम देखते हैं निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान आदि के लिए कर छूट दी जाती है। तो मतलब कि निश्चित उद्देश्यों, जो कुछ बहुत सारी चीजें, जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो नेसेसरी है जीवन के लिए, बहुत ही मूलभूत आधार है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं छूट तो होनी चाहिए ना। छूट मिली तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अनुसंधान आदि के लिए कर छूट दी जा सकती है। कराधान के सिद्धांत अब हम देखते हैं। कराधान के सिद्धांत क्या है, टैक्सेशन थ्योरी सिद्धांत क्या है, उसके विषय में देखते हैं। तो राज्य के कल्याण के लिए प्राचीन भारत में करों को राज्य के कल्याण के लिए आवश्यक माना जाता था। राजा को जनता से प्राप्त करों का उपयोग प्रशासन, सेना, सड़क निर्माण, सिंचाई आदि कार्यों के लिए करना होता था। मतलब कि ये जो टैक्स ले रहे हैं कहीं ना कहीं जो भी जनता से ले रहे हैं, तो उसके माध्यम से राज्य या राजा को कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों को सेवा देनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी, सेना, सड़क, सिंचाई व्यवस्था आदि ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी क्योंकि वे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। धर्मशास्त्रीय आधार मतलब कि धर्मशास्त्रों में कराधान को धार्मिक कर्तव्यों के रूप में देखा गया था। राजा
राजा को धर्म और न्याय के अनुसार कर लगाना होता था। धर्म और न्याय के अनुसार, ऐसा नहीं है कि टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर लगा दें कि कोई टैक्स ही भर ना पाए, उसकी इनकम से भी ज़्यादा टैक्स हो जाए या फिर उसे कोई फायदा ही नहीं होता है। तो एक तरीके से टैक्स वही लगाओ जो धर्म और न्यायपूर्ण हो, एक व्यक्ति के लिए देने योग्य हो, क्षमता के आधार पर हो। ठीक है, जनता का कल्याण जो होता है, एक अच्छे शासक का मतलब जो होता है, एक अच्छा शासक को जनता के हित में करों को उपयोग करना चाहिए, करों का उपयोग करना चाहिए था। यदि राजा जनता के हित में काम नहीं करता था तो उसे कर देने से इनकार करने का अधिकार भी जनता को था। यानी कि प्राचीन समय में इस तरीके से व्यवस्थाएं थी कि अगर राजा काम नहीं करता है तो हम उसे टैक्स क्यों दूं, अगर टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मेरा मूलभूत आधार होता था। यही सारी चीजें उत्पादन क्षमता के अनुसार, उत्पादन क्षमता के अनुसार भी टैक्स लगाए जाते थे। तो करों की दर व्यक्ति की उत्पादन क्षमता और आय के अनुसार निर्धारित की जाती थी। ये सारी चीजें आगे हम देखते हैं। भूमि पर आधारित टैक्स, भूमि पर यानी कि किसके पास कितनी ज्यादा जमीन है, किसके पास कितनी कम जमीन है, इसके भी आधार पर टैक्स लगाए जाते थे। प्राचीन भारत में अधिकांश कर भूमि पर आधारित थे और भूमि की उर्वरता, उत्पादन और स्वामित्व के आधार पर कर की दर तय की जाती थी। एक तरीके से तो कितनी किसके पास भूमि, स्वामित्व, कितनी जमीन का कौन सा मालिक है कौन, तो जिस व्यक्ति के पास जितनी जमीन होती थी उस पर उतनी ही ज्यादा टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण जो कर हैं, कई सारे महत्वपूर्ण कर, जैसे कि भू राजस्व कर, ये सबसे महत्वपूर्ण कर है। भूमि का मालिक राज्य के एक निश्चित हिस्सा अनाज या धन के रूप में देता था। मतलब कि भू राजस्व का मतलब है कि यह सबसे महत्वपूर्ण कर था राज्य के लिए। भूमि का मालिक जो होता है, भूमि का जो मालिक राज्य को एक निश्चित हिस्सा अनाज या जो कुछ भी होता था धन, उस चीज को वो कहीं ना कहीं राजस्व को देता था, भू राजस्व को देता था। ठीक है, राज्य को देता था। आगे देखते हैं व्यापार कर। व्यापारियों से वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर लगाया जाता था, कर लिया जाता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो व्यापार जो होते थे, व्यापारियों पर टैक्स लगाए जाते थे, जिससे कि मतलब कि अगर क्रय और विक्रय हो रहा है तो वहां पर जो टैक्स लगेगा उससे भी हम वसूलेंगे, टैक्स लिया जाएगा व्यापार अगर करते हैं तो। उद्योग कर, अगर कोई व्यक्ति उद्योग कर रहा है, कोई भी शिल्पकारों और कारीगरों से उनके उत्पादों पर टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था। ठीक है, ये चीजें आगे हम देखते हैं। उपभोग कर, कुछ विशेष वस्तुओं जैसे कि नमक, तेल आदि, यानी कि नमक, तेल, ये सारी चीजें उपभोग करते हैं तो आप पर टैक्स लगाया जाएगा और आपसे कुछ टैक्स के रूप में पैसे वसूले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बेगार कर। ये प्राचीन समय की बातें हैं सब। ठीक है, तो बेगार कर जो होता है यह एक प्रकार का श्रम कर है, श्रम कर था, जिसमें लोगों को राज्य के कार्यों में निःशुल्क श्रम करना होता था। तो आपसे पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें, कि बेगार कर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि एक ऐसा कर, यह एक प्रकार का ऐसा श्रम कर है था जिसमें लोगों को राज्य के कार्यों में निःशुल्क श्रम करना होता था। ठीक है, आगे देखते हैं विशिष्ट या फिर बेगार कर। ये तो बंधुआ मजदूरी या बेगार अर्थात काम करा लेने के बाद पैसे ना देना, यही होता है बेगार या बंधुआ या बेगार कर जो होता है विशिष्ट। तो यही चीजें हैं। आगे हम देखते हैं तो के अनुसार एरियन के अनुसार शिल्पी और कारीगर राज्य के लिए कर के स्थान पर बेगार करते थे। ठीक है, तो राज्य के लिए कर के स्थान पर बेगार करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास हो सकता है नहीं है धन, पैसा वगैरह नहीं था, तो उनसे श्रम ही करा लिया करते थे। वृष्टि कष्ट वाला कर व अर्थशास्त्र में इसे अतिरिक्त करों की सूची में रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं बलि कर। बलि कर का मतलब होता है यह एक प्रकार का उपहार है जो देवताओं को दिया जाता था, लेकिन इसे राज्य द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो यहाँ पर ये क्या है कि बलि कर जो है, बलि कर यह एक प्रकार का उपहार कर होता है जो देवताओं को समर्पित किया जाता है और बाद में इसको कलेक्ट कर राज्य के पास भेजा जाता है। ठीक है, बलि कर के महत्व क्या है? वैदिक कालीन कर जो होते हैं, वैदिक कालीन कर व्यवस्था बलि प्रजा द्वारा राज्य को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। ये ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती लेगा, ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। राजा इसके बदले में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, बलि कर के महत्वपूर्ण हमने देखा। महत्व किस तरीके से है, ये मतलब कि एक तरीके से ये एक तरीके से स्वतंत्र रूप से देने वाला कर है और ये देवताओं को समर्पित होता है और राजा के राज्य संग्रह, मतलब कि राजा इस उपहार को संग्रह करता है। आगे देखते हैं हिरण्य कर जो है। हिरण्य कर ये क्या है? खनिज पदार्थों अथवा संपत्ति आदि पर लगाया गया शुल्क हिरण्य कर कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी खनिज पदार्थ है, संपत्ति है, उस पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हिरण्य कर। पूर्व मध्यकालीन युगीन अनेक अभिलेखों में हिरण्य नामक कर का संदर्भ मिलता है। उद्रंग कर, ये क्या है? उद्रंग कर छोबाल का मत है कि भूमि पर स्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला कर। अगर देखा जाए भूमि पर स्थायी रूप से जिस भी स्थान पर है, तो अगर वहां पर स्थायी रूप से रहने वाले किसान हैं उनसे लिया जाने वाला कर जो होता है उसको बोलते हैं उद्रंग कर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कराधान प्रणाली की विशेषताएं क्या थी उस समय की। तो टैक्सेशन जो होता है, टैक्सेशन सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो यह एक तरीके से जटिल प्रणाली थी। पहले से देखते हैं, प्राचीन भारत में कराधान प्रणाली काफी जटिल थी। विभिन्न प्रकार के कर लगाए जाते थे और उनकी दरें भी अलग अलग होती थी, यानी कि टैक्स जो होता था अलग अलग लगाए जाते थे। आगे हम देखते हैं लचीली प्रणाली।
प्रणाली यह एक तरीके की लचीली भी प्रणाली थी। यह प्रणाली लचीली थी और समय के साथ साथ बदलती रहती थी, ठीक है, बदली जाती थी। तो एक तरीके से लचीलापन भी इसमें था। अधिकारियों की भूमिका, जो अधिकारियों की भूमिका किस तरीके से रही है इसमें कराधान में, तो कर संग्रह जो होता है ना, कर संग्रह के लिए विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इन्हीं के माध्यम से धन को एकत्रित कराया जाता था, ठीक है। तो कर संग्रह के लिए विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त कर इन्हीं के माध्यम से पैसा जो है उसको कलेक्ट कराया जाता था। लेखांकन प्रणाली की ये क्या है, इसमें देखते हैं करों के लेखा और जोखा रखने के लिए एक विकसित लेखांकन प्रणाली थी। तो मतलब कि कौन कितना टैक्स दे रहा है इसका ब्यौरा सारा कैसे हम देखेंगे, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका लेखा जोखा के लिए एक विकसित लेखांकन प्रणाली थी। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या निकलता है। प्राचीन भारत में कराधान व्यवस्था एक जटिल और बहुआयामी विषय था। यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित थी। कराधान के सिद्धांत और प्रणाली समय के साथ बदलती रही, लेकिन राज्य के कल्याण और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही कर लगाए जाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे पॉइंट, कि इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि कहीं ना कहीं जो भी टैक्स लिया जाएगा वो कहीं ना कहीं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और आने वाले जो भी समाज है, समाज के कल्याण के लिए काम करेगा। समाज की क्षमताओं के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए, जबरन वसूली किया जाए, तो ये सारी चीजें फिर दिक्कत कर सकता है समाज में। तो एक तरीके से टैक्स जो लगाया जाता था बहुत ही ध्यानपूर्वक और सब चीज के कायदे, कानून, नियम बनाए गए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कराधान के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर करने की कोशिश किया है। इससे आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे निश्चित तौर पर आप उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।